नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे और फिर वो जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं ना बायोलॉजी के, सभी एग्जाम्स के उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के फटाफट स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन से छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें जाना जाता है अमीनो एसिड के नाम से। ठीक है, तो प्रोटीन जो होते हैं ना छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं, उनको कहते हैं अमीनो एसिड। ठीक है, इनको कहेंगे अमीनो एसिड कहेंगे। वही अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को कहते हैं विटिकल्चर। अंगूर की खेती करने को या फिर संवर्धन को कहेंगे विटिकल्चर। वह शब्द जो रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को दर्शाता है कहलाता है सेरीकल्चर। रेशम के कीड़े का पालन सेरीकल्चर। ऑर्निथोलॉजी का संबंध पक्षियों से, ऑर्निथोलॉजी का संबंध है पक्षियों से। एंटेमोलॉजी का संबंध है कीट से। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों से, एंटेमोलॉजी कीट से। एंटेमोलॉजी कीट से। विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर के बारे में, ठीक है, ट्यूमर के बारे में बताएगी ऑन्कोलॉजी। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है शरीर रचना विज्ञान। तो जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाएगा शरीर रचना विज्ञान। चींटी के अध्ययन को कहेंगे मर्मिकोलॉजी। चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी। वहीं घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी। शिशु रोग के अध्ययन को पीडियाट्रिक्स। शिशु रोग के अध्ययन को पीडियाट्रिक्स। ठीक है, शिशु रोग के अध्ययन को पीडियाट्रिक्स। जीन के भीतर आधार अनुक्रम जो परिवर्तन होती है ना, जिसकी वजह से ह्यूमन में विकास होता है, ह्यूगो डुब्रिज जो इस सिद्धांत को दिए थे, उसको कहेंगे उत्परिवर्तन। ठीक है, उसको कहेंगे उत्परिवर्तन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक या जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाई जाती है वो कहलाता है यूजेनिक्स। ठीक है, क्या कहलाता है यूजेनिक्स। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में जो ज्ञान प्राप्त करने की जानकारी होती है वो जीरोंटोलॉजी कहलाती है। सब लोग जानते हैं सेरीकल्चर, एपीकल्चर। ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि पौधों और जैविक पशु होते हैं उनमें ना, पौधे और पशुओं में ना कुछ कुछ घटनाएं होती रहती हैं, जैसे कि उसमें फूल आता है, पत्तियां निकलती हैं, सुषुप्तावस्था में प्रजनन होती है, प्रवासन आदि होती है। इन सभी के अध्ययन को कहेंगे क्या, फिनोलॉजी। ठीक है, इन सभी के अध्ययन को कहेंगे फिनोलॉजी। एक विज्ञान जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाता है एनाटॉमी। एक विज्ञान जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है, एनाटॉमी कहलाती है। ठीक है, एनाटॉमी कहलाती है। बिल्कुल। पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहेंगे, तो ये कहलाता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कहेंगे वनस्पति विज्ञान। वहीं कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन कहलाता है एंटेमोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाएगा, एंटेमोलॉजी। कीटों एवं मनुष्यों और पर्यावरण और अन्य जीवों के अध्ययन को कहलाता है एंटेमोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाएगा, एंटेमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी संबंधित है पक्षियों के अध्ययन से। ऑर्निथोलॉजी संबंधित है पक्षियों के अध्ययन से। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी संबंधित है पक्षियों के अध्ययन से। वही हर्पेटोलॉजी संबंधित है सरीसृप और फिर उभयचर के अध्ययन से। ठीक है, हर्पेटोलॉजी संबंधित है सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से संबंधित है। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है ओलेरीकल्चर। ठीक है, क्या कहलाएगी, ओलेरीकल्चर। साइटोलॉजी। ठीक है, तो साइटोलॉजी संबंधित है कोशिका से। साइटोलॉजी संबंधित है कोशिका से। एक निर्दिष्ट आबादी है, मतलब आबादी का कुछ भाग है जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित कुछ घटना हो जाती है, तो उस समस्या की वजह से जो वितरण और निर्धारकों का अध्ययन होता है उस विशिष्ट एरिया में, जहाँ पे जैसे पहले नहीं होता था महामारी हैजा इस टाइप का चीज़ें, तो इस अध्ययन का स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं, तो कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, क्या कहेंगे, एपिडेमियोलॉजी कहेंगे। माइकोलॉजी का अध्ययन है कवक से। ठीक है, माइकोलॉजी कवक से। माइकोलॉजी कवक से। मानव शरीर के निम्न में से किस अंग से संबंधित विषय को हेपेटोलॉजी कहते हैं, तो सभी लोग जानते हैं यकृत से हेपेटोलॉजी।
आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले जो काई होते हैं ना, मॉसेस, उनसे प्राचीन पौधों के अध्ययन को कहते हैं क्या? ब्रायोलॉजी। ठीक है, तो जो काई होते हैं उनके अध्ययन को कहेंगे ब्रायोलॉजी। निम्न शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों से है, तो पालतू कुत्तों को कहेंगे साइनोलॉजी। ठीक है, पालतू कुत्ते कहलाते हैं साइनोलॉजी। वहीं पेडोलॉजी का विज्ञान है मिट्टी का, पेडोलॉजी का विज्ञान है मिट्टी का। कशेरुकी जंतु है, तो कशेरुकी कैसी जंतु है, मतलब देखिए यहाँ पर ना ऑप्शन से बनेगा, तो बहुत सारा ऑप्शन है, उसमें से बोला है कि कौन सा है इसमें से जो कशेरुक जंतु है, तो वो हो जाएगा सांप। वहीं अधिगृहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को किसने दिया था? तो ये दिए थे जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। ठीक है, कि कौन दिए थे? तो जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। फ्लाइंग फिश है, फ्लाइंग फिश क्या है? तो फ्लाइंग फिश है ना मीन। ठीक है, फ्लाइंग फिश है मीन। मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कहलाती है गैम्बुसिया। वहीं एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पे जीव जंतु हरे भरे हैं, तो ग्रीन प्लैनेट। मानव जैसा दिखने वाला जो छोटा कपी है उसका नाम है गिब्बन। ठीक है, उसका नाम है गिब्बन। दांत वाले व्हेल में विशालतम है कौन सा? तो स्पर्म व्हेल। दांत वाले व्हेल जो है, वैसे व्हेल जिसमें दांतें होती हैं उनमें सबसे विशाल कौन है? तो हो जाएगा स्पर्म व्हेल। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क है। ठीक है, शहतूत जो शॉल है ना वो बनाई जाती है किससे? तो शहतूत शॉल बनाई जाती है चीरू के बालों से। शहतूत शॉल बनाई जाती है चीरू के बालों से। समुद्री घोड़ा है, तो समुद्री घोड़ा सभी लोग जानते हैं एक मछली है। ठीक है, समुद्री घोड़ा एक मछली है। वहीं गोल कृमि या निमोटेड से होता है फाइलेरिया। गोल कृमि से क्या होती है? फाइलेरिया। सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है कौन सा? तो सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। ठीक है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। जैसे कि होता है ना जोंक, जिसमें कशेरुकी नहीं, कशेरुकी मतलब ना कि जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ मिलती हों। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डियाँ नहीं होती है केचुआ जोंक सब में, तो उसमें भी सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा स्क्विड। पित्ताशय नहीं होता है, तो पित्ताशय किसमें नहीं होता है? पित्ताशय चूहे में नहीं होता है। ठीक है, पित्ताशय जो होती है ना, जो यकृत से निकलती हो, चूहा में नहीं होता है। वहीं लिंग और शत्र किसमें नहीं होते? तो लिंग नहीं होते हैं छिपकलियों में। ठीक है, जो हमारे घर में घूमती रहती है ना छिपकलियाँ, तो उसमें लिंग और शत्र नहीं होता है। कौन सा कीट नहीं है? तो देखिए इतना सारा मतलब है ना, कीट में बहुत सारे मच्छर मक्खी सारे आते हैं, लेकिन मकड़ी नहीं है। ठीक है, कीट नहीं है मकड़ी। मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। वहीं ऐसे जानवर की बात करें जिसमें कि जो ब्लड है वो ठंडा होती है, तो ये हो जाएगी मेढक में और सांप में। ठीक है, मेढक जो पानी और स्थल दोनों पे रहता है, और सांप में। ठीक है, पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो चमगादड़ स्तनी है ना, ये तो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, चमगादड़ स्तनी है। वह पक्षी या वैसा पक्षी जो दुग्ध उत्पादन करता है, तो ये हो जाएगा कपोत। और मानव जैसा दिखने वाला कपी कौन सा था? तो गिब्बन था। ठीक है, कौन सा था? गिब्बन था। जो दूध देता है वो हो जाएगा कपोत। दुग्ध उत्पादित करता है कपोत। सबसे ज़्यादा तेज, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो तेज ना, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिच। ठीक है, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच। सबसे अधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच। खूर नहीं पाए जाते, तो खूर किस में नहीं पाए जाते हैं? वो हो जाएगा गिदड़ में। तो खूर जो है ना वो गिदड़ में नहीं मिलता है। वह जंतु जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा चींटी। तो छोटा सा चींटी होती है, लेकिन उसका मस्तिष्क ना उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। वर्गीकी या टैक्सोनॉमी के संदर्भ में बात करें तो स्तनपायी या मैमेलिया शब्द जो है ना ये एक वर्ग है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे वर्ग होते हैं ना, प्लेटिहेल्मिन्थेस, स्केविश, एनेलिडा, मोलस्का, उसी तरह से स्तनपायी या मैमेलिया भी है।
निम्न वर्गीकरण श्रेणियों में श्रेणी शेष 3 श्रेणियों की तुलना में वर्गीकरण पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान रखता है गण। ठीक है, गण जो होता है ना सर्वोच्च स्थान रखता है। वहीं वर्गीकरण में अगर 5 जगत वर्गीकरण की बात करें तो ये प्रतिपादित किए थे व्हिटेकर। ठीक है, कौन किए थे? व्हिटेकर। निम्न जीव मोनेरा जो है ना, तो मोनेरा जो है वो जीवाणु है। ठीक है, मोनेरा जो है वो जीवाणु है, मोनेरा जीवाणु है। यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रख दें तो वह खट्टा हो जाएगा। और क्यों खट्टा होगा? क्योंकि सभी लोग जानते हैं दूध के अंदर पाई जाती है लैक्टोज। ठीक है, तो लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण हो जाता है। इसलिए जिस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है उनका नाम है लुई पास्चर। इन्होंने कहा कि जो किण्वन होती है, फर्मेंटेशन होती है, वो छोटे छोटे जीवों के विकास के कारण होती है। जलीय जीवाणु, जलीय जो जल के अंदर जीवाणु हैं उनका खाद्य स्रोत क्या है? तो वो है फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, तो जलीय जीवाणुओं का खाद्य स्रोत है फाइटोप्लैंक्टन। जलीय जीवाणुओं का खाद्य स्रोत है फाइटोप्लैंक्टन। मोनेरा समूह में आता है कौन सा? जीवाणु। ठीक है, मोनेरा समूह में आता है जीवाणु, मोनेरा समूह में आता है जीवाणु। चलिए, इस जगत किंगडम से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय या न्यूक्लियर झिल्ली अनुपस्थित होता है तो ये हो जाएगा मोनेरा। ठीक है, मोनेरा में ना क्या होती है कि न्यूक्लियर झिल्ली अनुपस्थित होता है। ठीक है, मोनेरा में न्यूक्लियर झिल्ली अनुपस्थित होता है। अमीबा कौन सा जगत में आती है? तो अमीबा आता है प्रोटिस्टा में। ठीक है, अमीबा आता है प्रोटिस्टा में। गति और आहार ग्रहण करने के लिए अमीबा पदार्थ या कूटपाद, ठीक है, पदार्थ या कूटपाद कहलाने वाले अंगुलियों जैसा एक ना उसका ऐसे रहता है ना, जैसे ये मतलब कुछ बना दीजिए अमीबा है और यहाँ पे इस तरह से उसका है, तो इसी को ऐसे बड़ा कर करके यहाँ पे कोई भोजन है तो उसको ऐसे घेर लेता है। ठीक है, तो वही होता है, उसको पदार्थ या कूटपाद कहते हैं। बहुकोशिकीय जानवर नहीं है, तो जहाँ अमीबा मोनेरा रहेगा वहाँ तो यही होगा ना, वन कोशिकीय है, सभी लोग जानते हैं। अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो अमीबा प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। ठीक है, अमीबा प्रोटोजोआ के अंदर आता है। स्यूडोपोडिया संदर्भित करता है, तो स्यूडोपोडिया करता है संदर्भित कोशिका द्रव्य से भरा भूजा जैसा उभार। ठीक है, स्यूडोपोडिया कोशिका द्रव्य से भरा हुआ भूजा जैसा उभार। एक कोशिकीय नहीं है, तो हाइड्रा बहुकोशिकीय है, कोशिकीय नहीं है। वहीं एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है, तो पैरामीशियम मोनोसेल है। ठीक है, एक कोशिकीय है। यहाँ पे सही सुमेलित किया गया है। देखिए, पक्षियों के अध्ययन को कहेंगे ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। वहीं वंशागति अध्ययन जेनेटिक्स। ठीक है, पक्षी ऑर्निथोलॉजी, वंशागति जेनेटिक्स। पर्यावरण कहलाएगा इकोलॉजी, पर्यावरण इकोलॉजी। और जीवाश्म अध्ययन कहलाता है पेलियो बायोलॉजी, जीवाश्म अध्ययन पेलियो बायोलॉजी। द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना कौन किए थे? तो कार्ल लिनियस किए थे। ठीक है, जीवाश्म पेलियोलॉजी, पर्यावरण इकोलॉजी, जीवाश्म पेलियोलॉजी, पर्यावरण इकोलॉजी, वंशागति जेनेटिक्स और पक्षी ऑर्निथोलॉजी। तो वहीं द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना कौन किए थे? तो ये किए थे कार्ल लिनियस। मनुष्य निम्न वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता, तो ये हो जाएगा पोरीफोरा। तो मनुष्य जो है वो पोरीफोरा के अंतर्गत नहीं आता। एक बहुकोशिकीय जीव होता है स्पंज, एक बहुकोशिकीय जीव होता है स्पंज। वहीं स्पंज जो है वो प्राणी जगत की पोरीफोरा संघ में आता है, स्पंज पोरीफेरा में आता है। ठीक है, स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आएगा? तो पोरीफेरा। पोरीफेरा जो संघ है उसमें सामान्यतः जो होते हैं स्पंज कहते हैं, और वह लवणीय एवं असममित होता है। ठीक है, लवणीय और असममित होता है।
वहीं सिलेंट्रेटा की बात करें तो एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जो समय का अंतरण मेटाजेनेसिस प्रदर्शित करता है, तो वो हो जाएगा ओबेलिया। एक ऐसे जीव जो मेटाजेनेसिस प्रदर्शित करेगा वो है ओबेलिया। ठीक है, मेटाजेनेसिस ओबेलिया। उस जानवर की पहचान करिए जो द्विपक्षीय समरूपता नहीं है, तो हो जाएगा निडेरिया। इसमें द्विपक्षीय समरूपता मतलब दोनों तरफ से एक जैसा सममित ये नहीं है, तो ये हो जाएगा निडेरिया। ठीक है, हाइड्रा जंतु के निम्न संघ का उदाहरण है सिलेंट्रेटा। हाइड्रा जंतु के निम्न संघ का उदाहरण है सिलेंट्रेटा। प्राणी जगत के किस संघ में हाइड्रा, एडम्सिया, फाइसेलिया और कोरल जैसे जंतु आते हैं, तो ये सभी के सभी हो जाएगा सिलेंट्रेटा। ठीक है, सिलेंट्रेटा में हाइड्रा, एडम्सिया, फाइसेलिया और कोरल जैसे जंतु आते हैं। जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है कोरल। ठीक है, जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है कोरल। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? मुकुलन या बडिंग। हाइड्रा में मुकुलन या बडिंग होता है। जेलीफिश किस संघ के अंतर्गत है? तो संघ निडेरिया। जेलीफिश संघ निडेरिया। जेलीफिश संघ निडेरिया। ठीक है, जेलीफिश संघ निडेरिया। सी एनिमोन्स जो है वो निडेरिया के अंतर्गत आता है। सी एनिमोन्स निडेरिया। सी एनिमोन्स निडेरिया। किस जलीय जानवर में पीछे चलने वाला टेंटिकल्स होता है? तो ये हो जाएगा जलीय मछली। तो कौन सा जलीय जानवर है जिसमें पीछे चलने वाला टेंटिकल्स होता है? तो ये हो जाएगा जलीय मछली। ठीक है, जलीय मछली। एनिमिलिया जगत के किस समूह में अखंडित द्विपार्श्विक रूप में समित कोमल शरीर है जिनमें एकत्रित कोरकी संरचना कोशिकाओं की 3 परतें पाई जाती हैं और यह किसी प्रगुहा, कंकाल और गुदा से रहित होता है? तो ये हो जाएगा चपटा कृमि। ठीक है, तो चपटा कृमि में प्रगुहा नहीं होता, कंकाल और गुदा कुछ भी नहीं होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है? ठीक है, जो किडनी की तरह कार्य करती है और निस्पंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है, तो ये हो जाएगा फ्लेम कोशिका। प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जंतुओं का शरीर जो है वो उत्तक अंग स्तरीय संगठन दिखता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जंतु का शरीर उत्तक अंग जैसा दिखेगा। पुथु कृमि। तो पुथु कृमि संघ से संबंधित जीवों को चपटा कृमि या फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। तो पृथु जो कृमि है ना, पृथु कृमि, तो पृथु कृमि संघ से संबंधित जीवों को चपटा कृमि या फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। ताजे पानी के तालाब, झील और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ जिनमें चलन लोकोमोशन हेतु शुक या पैरपोडिया होती है वो कहलाती है एनेलिडा। तो ताजे पानी का तालाब, झील, दलदल इन सभी में एनेलिडा, ठीक है, एनेलिडा संघ के चलन हेतु शुक इसमें मिलती है या फिर पैरापेडिया होती है। जंतुओं के समूह के शरीर की दीवार वर्तुलाकार या फिर मांसपेशीय तंतुओं से बना होता है, तो ये हो जाएगा एनेलिडा। ठीक है, एनेलिडा। लाल कृमियों में पक्वासे या गिजर्ड नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। ठीक है, भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड को घेरे रहती है, उसका नाम है पर्याणिक। ठीक है, पर्याणिक। एक परिपक्व कृमि जिसमें चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14 से 16 खंड को घेरे रहती है, उसको कहते हैं पर्याणिक। केंचुओं के अग्रभाग पर मुख और पूरा मुख होता है। ठीक है, अग्रभाग पे मुख एवं पूर्व मुख होते हैं। केंचुआ के अग्रभाग पे मुख और पूर्व मुख होता है। ठीक है, पूर्व मुख। केंचुआ जो है वो एनेलिडा संघ के अंतर्गत आता है। केंचुआ एनेलिडा संघ। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। यह
जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। तो केंचुआ को किसान का मित्र भी कहते हैं, जो जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। किस जंतु संघ में शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है? तो यह हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में जो शरीर है ना, वो सिर में, वक्ष में और उदर में विभाजित होता है। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ जो है ना, वो है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा में जो सिर है, वक्ष और उदर है, ये तीनों विभाजित होता है। और जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। एक संधिपाद या आर्थ्रोपोड है सहस्रपाद, ठीक है। एक संधिपाद या आर्थ्रोपोड है सहस्रपाद। एक संधिपाद या आर्थ्रोपोड है सहस्रपाद। निम्न समरूपता आर्थ्रोपोड्स द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो यह है द्विपार्श्विक। जो निम्न समरूपता है वो आर्थ्रोपोड्स द्वारा प्रदर्शित होती है द्विपार्श्विक। आर्थ्रोपोड का उदाहरण है बिच्छू। आर्थ्रोपोड का उदाहरण है बिच्छू। आर्थ्रोपोड का उदाहरण है बिच्छू। मधुमक्खी की आंखें होती हैं 5। मधुमक्खी में 5 आंखें होती हैं। आर्थ्रोपोड बिच्छू हो गया, ठीक है। निम्न का उपनाम डैडी लॉन्ग लेग्स है, तो सेलर मकड़ी का। तो डैडी लॉन्ग लेग्स है सेलर मकड़ी का। डैडी लॉन्ग लेग्स है सेलर मछली। दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है, तो ये हो जाएगा सहारन सिल्वर चींटी। दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी है सहारन, ठीक है, सहारन सिल्वर चींटी। मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती हैं? तो आर्केनिड्स, ठीक है। मकड़ियाँ जो हैं वो आर्केनिड्स में आती हैं। झींगा आर्थ्रोपोडा में आता है। मकड़ियाँ जो है ना, वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही आती है, लेकिन आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत भी बहुत सारे श्रेणियाँ होती हैं, जिनमें आपको आर्केनिड्स में देखने को मिलती है। आर्केनिड्स में केकड़े जो हैं ये भी आर्थ्रोपोडा हैं, ठीक है। झींगा भी जो है वो आर्थ्रोपोडा ही है, लेकिन यह क्रस्टेशियन है। जैसे मकड़ी आर्केनिड्स था, वैसे ही झींगा भी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही क्रस्टेशियन है, ठीक है। झींगा जो है वो क्रस्टेशियन है। आर्थ्रोपोडा जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। उसमें जो भी कीट उट होते हैं ना, वो सम्मिलित होते हैं। तो आप लोग बताइए कौन सा कीट नहीं है? तो कौन सा नहीं था? मकड़ी, ठीक है। मकड़ी जो था वो कीट नहीं था। लगभग 2/3 जाति जो है ना पृथ्वी पर, वो आर्थ्रोपोडा के। देखते हैं बरसात के दिन में कितना सारा कीड़ा आ जाता है ना, छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े मकोड़े, तो वो सारे के सारे आर्थ्रोपोडा सबसे बड़े संघ में है ये। और पृथ्वी पर लगभग 2/3 जो है ना वो कीड़े ही हैं। ये कभी पता ही नहीं चलता, गर्मी के दिनों में पता ही नहीं चलता ये सारा कीड़ा कहाँ गया, लेकिन फिर जैसे बरसात होती है बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। एक तितली के काया पलट में तीसरा चरण होती है प्यूपा, ठीक है। जब रेशम का उत्पादन होती है तो अंतिम चरण उसका होता है प्यूपा। किस संघ में जीवों के संयुक्त खंडों में जोड़े पैर होते हैं? तो जो होते हैं ना आर्थ्रोपोडा जो कीट होते हैं, उनके पैर जैसे कि मच्छर मक्खी से देखिएंगे ना, तो पैर ऐसे खंड खंड में बटे होते हैं। घोंघा में हरकत जो है वो एक पेशीपाद या मस्कुलर फूट की सहायता से होती है। घोंघे में जो मतलब इधर उधर चलता उलता है ना, या कुछ भी होता है, तो वो मस्कुलर फूट की सहायता से होता है। डेविल फिश किसको कहा जाता है? तो डेविल फिश कहा जाता है ऑक्टोपस को, ठीक है। डेविल फिश कहलाता है ऑक्टोपस। डेविल फिश कहलाता है ऑक्टोपस। डेविल फिश ऑक्टोपस। ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत है? तो मोलस्का। ऑक्टोपस मोलस्का। आयस्टर भी है मोलस्का, ठीक है। आयस्टर भी मोलस्का, डेविल फिश मोलस्का। डेविल फिश है ऑक्टोपस और ऑक्टोपस भी है मोलस्का। इसके अलावा आयस्टर भी है मोलस्का। जब एक कटल फिश को एक मोलस्क के रूप में वर्णित करते हैं, तब यह
वर्गीकरण के किस स्तर में होता है, तो ये हो जाएगा संघ। ठीक है, जब एक कटल फिश को एक मोलस्क के रूप में वर्णित करेंगे तो यह वर्गीकरण के किस स्तर में होगा, तो संघ। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है मोलस्का। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है मोलस्का। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है मोलस्का। कटल फिश जो है वह मोलस्का से संबंधित है। कटल फिश मोलस्का से संबंधित है। कटल फिश मोलस्का। निम्न में से कौन सा कशेरुक प्राणी नहीं है, तो ये हो जाएगा घोंघा। ठीक है, घोंघा जो है ना कशेरुक प्राणी नहीं है, और यह अपना मस्कुलर फूट के माध्यम से, ऐसे तो रहता है ना घोंघा, तो ये मस्कुलर फूट के माध्यम से अपना ऐसे चलते रहता है। ठीक है, यह कशेरुक प्राणी नहीं है क्योंकि इसमें कशेरुक की रीढ़ की हड्डी नहीं मिलती है। घोंघे का जो संबंध है वो किस संघ से है, तो ये हो जाएगा मोलस्का। ठीक है, घोंघे का जो घोंघा है ना उसका संबंध हो जाएगा मोलस्का से। जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है, तो ये हो जाएगा काइनोडर्मेटा। ठीक है, तो काइनोडर्मेटा का नाम जो है ना उनके त्वचा, जैसे कि जेलीफिश का बहुत सारा है ना, उसमें जब कांटेदार जैसा होती है। ठीक है, स्टार फिश ये सब होती है इकाइनोडर्मेटा में। संघ जो है ना फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में विशेषता क्या है, तो ये है ना प्रगुहा की उपस्थिति, द्विपक्षीय सममिति। ठीक है, दोनों तरफ एक जैसे हो उसको बोलते हैं द्विपक्षीय सममिति, और इसमें प्रगुहा भी उपस्थित होता है। रज्जुकी या कॉर्डेट्स। ठीक है, रज्जुकी या कॉर्डेट्स संघ के जीवों के संबंध में कथन कौन सा सत्य है, तो इसमें जो है ना पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। ठीक है, रज्जुकी कॉर्डेट्स में पृष्ठ रज्जु मिलता है। कॉर्डेटा जो रज्जुकी है इसमें हृदय जो होती है उधर अधर भाग में होती है हृदय, जैसे कि हम लोग हैं कॉर्डेटा हैं तो हम लोग का हृदय अधर भाग में होती है। वहीं जो अकशेरुक और रज्जुकु हैं वो कुलोम छिद्र उसमें नहीं होता। ठीक है, कुलोम छिद्र उसमें नहीं होता है। रीढ़ की हड्डी वाले जो प्राणी होते हैं वर्टिब्रेट, वो कार्डेटा के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य, तो हम लोग सभी कार्डेटा रज्जुकी में आएंगे। जीव अंडज है। ठीक है, जीव अंडज कौन सा है, तो यह है मेढक। जीव अंडज है मेढक। ठीक है, जीव अंडज है मेढक। वहीं चुवक्कल क्या है, चुकवल क्या है, तो चुकवल है छिपकली। चुकवल है छिपकली। जीव अंडज मेढक और चुकवल है छिपकली। टर्टल पेट्री। टर्टल पेट्री किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं, तो ये हो जाएगा समुद्र। ठीक है, टर्टल पेट्री जो है ना समुद्री अभ्यास को टर्टल जो है ना पेट्री वो किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं, तो ये हो जाएगा समुद्र। ठीक है, टर्टल पेट्री जो है ना वो समुद्र के आवास को अपनाते हैं। ठीक है, टर्टल पेट्री समुद्र के। कॉपर इसमें वो पक्षी, इसमें तो बार्बेट जो है वो पक्षी है। प्राणी जगत के फाइलम मैमेलिया का एक उदाहरण है चूहा। प्राणी जगत के फाइलम मैमेलिया का एक उदाहरण है चूहा। ठीक है, यह है चूहा। ठीक है, तो प्राणी जगत के फाइलम मैमेलिया का उदाहरण है चूहा। वही निम्न का संबंध होमिनिड कुल से है, तो हो जाएगा मनुष्य। मनुष्य होमिनिड है, और मैमेलिया जो है और फाइलम है, फाइलम मैमेलिया है चूहा। डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम आर्का है। इसको और क्या कहेंगे, तो किलर व्हेल। ठीक है, डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम आर्का है, इसे किलर व्हेल भी कहेंगे। तो ये भी चैप्टर खत्म होती है। अब होता है स्टार्ट हम लोग का जैव विकास एवं आनुवांशिकी गुणसूत्र। ठीक है, जैव विकास एवं आनुवांशिकी गुणसूत्र। तो एक अनिषेचित मानव अंडे में समानता होती है क्या, तो एक एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पता है आप लोग को, तो अनिश्चित होती है उसमें एक से ही सिर्फ होता है, जब निश्चित होती है तब उसमें एक्स या एक्स वाई हो जाती है। तो हंसिया जो कोशिका है ना, हंसिया कोशिका वो सिकल सेल एनीमिया जिसमें रक्त की कमी हो जाती है इसके कारण होता है।
तो हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण क्या हो जाती है, तो सिकल सेल एनीमिया या फिर रक्ताल्पता, ठीक है, हंसिया कोशिका रक्ताल्पता। वह रोग जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होती है तो वो है कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन वाहक जो होती है ना इस रोग की, वो महिलाएं ही होती हैं। वहीं टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होती है, तो ये होते हैं 45, ठीक है। टर्नर में 45 होता है, टर्नर में कितना होता है, 45। और डाउन सिंड्रोम की बात करें तो हो जाएगा कितना उसमें, 47, ठीक है। टर्नर में 45 और डाउन सिंड्रोम में 47। भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पे सबसे पहले जारी किया गया पौधा जो था वो बिट्टी कपास था। पेनिसिलिन एक कवक है। प्रसिद्ध डॉली भेड़ जो है वो क्लोनिंग से बनाई गई है। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित होगा, तो ये हो जाएगा लखनऊ में, ठीक है। एशिया का पहला मानव डीएनए बैंक स्थापित होगा लखनऊ में। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच जिसमें डीएनए इंसर्ट किया गया हो या हटाया गया हो उसको बोलेंगे जीनोम एडिटिंग। वहीं पैतृकता का निर्धारण संभव है डीएनए से, जहाँ से अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट सिद्ध होता है जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान करके, ठीक है, जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान करके। पसीना जो है वो जैविक साक्ष्य के रूप में डीएनए जांच में स्वीकार होता है। पसीना भी डीएनए जांच में स्वीकार हो जाती है। वहीं जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन को कहेंगे उत्परिवर्तन, और उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए थे ह्यूगो ड्यूब्रिज। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से अगर विवाह करेगा तो उनके वर्णांधता के लक्षण किसमें उत्पन्न होगा, तो उनकी जो पुत्री होगी उसके पुत्रों में, क्योंकि जो वर्णांधता होती है ना वो अक्सर पुत्रों में ही होती है, लड़कों में होती है, महिलाओं में कम होती है। लेकिन वाहक तो महिला बनेगी। अगर ये पुरुष है तो इसके जो एक्स वाला है ना वर्णांध वाला, वो गुण तो इसकी पुत्री में गया लेकिन उसमें परिलक्षित नहीं होगा। और यह जो एक्स इन्फेक्टेड है ना यह वर्णांधता, तो ये इसके जब पुत्र होंगे तो चूंकि उसमें एक्स वाई ही होता है, एक ही एक्स होता है, और इसके पुत्री में 2 एक्स था, एक माता का भी था, तो माता वाला तो अच्छा था तो ये प्रभावी हो गया, तो ये वर्णांध नहीं होगी। लेकिन ये जो एगो संक्रमित है और यहीं जाएगा इसके पुत्र में, तो इसका पुत्र क्या हो जाएगा, वर्णांध हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो यह है हरित नील शैवाल, ठीक है। पृथ्वी पे सबसे पुराना जीव है हरित नील शैवाल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किए वो कौन थे, तो ये थे गार्डन पी मटर, ठीक है, गार्डन पी मटर पे किए थे। यौन संबंधित रोग है आनुवांशिक हीमोफीलिया। डायनासोर जो पाए जाते थे वो मेसोजोइक युग में, डायनासोर मेसोजोइक युग में। एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है डीएनए में, ठीक है, एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है डीएनए में, एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है डीएनए में। आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आनुवंशिकता की जो इकाई है वो जीन है। निम्न चीज एक जीन गठन करती है तो वो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो जीन का गठन करती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। निम्न नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है। तो देखिए 4 गो होता है ना, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, ठीक है। और यहाँ पे हो जाता है यूरेसिल, ठीक है। तो यूरेसिल जो होती है वो आरएनए में होती है, डीएनए में नहीं होती है, क्योंकि डीएनए में क्या क्या होता है, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और गुआनिन, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि समानता कोशिका में डीएनए से आरएनए एक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया करता है, तो ये प्रतिलेखन का कार्य करता है, दोनों का दोनों प्रतिलेखन। डीएनए को प्रमुख रूप से नाभिक कोशिका में संग्रहित करते हैं, डीएनए को नाभिक कोशिका में संग्रहित करते हैं। नाभिक के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनीकरण विभाजन या रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि यह
शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देता है। तो ये हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। मनुष्य में गुणसूत्रों की युग्म 23 है। पॉलीसोम के राइबोसोम की भूमिका होती है mRNA का प्रोटीन रूपांतरण करने में मदद करना। ठीक है, तो पॉलीसोम के राइबोसोम की भूमिका क्या होती है? तो ये हो जाता है mRNA का प्रोटीन में रूपांतरण करने में मदद करता है। केंद्रीय डागमा के लिए सही क्रम क्या है? तो डीएनए की प्रतिकृति, mRNA प्रतिलेखन, फिर प्रोटीन हस्तांतरण। ठीक है, मानव लिंग गुणसूत्र बच्चों का लिंग निर्धारण करती है। तो लड़की से हटाइए, सब तो पता ही आप लोग को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है कि झिल्लीदार गर्दन या वेब्ड नेक का विलक्षण है किसके? तो टर्नर संलक्षण के। ठीक है, टर्नर संलक्षण के हैं। जो हिंजियो नाम के एक अमेरिकी कोशिका अनुवांशिक विज्ञानी ने एक शोध किए थे 2n = 46, जो मानव गुणसूत्र का सटीक संख्या कब किए थे? तो 1956 में। कब किए थे? 1956 में। वही निम्न वैज्ञानिकों ने मटर के पौधे पे किए। ग्रेगर मेंडल ने मूल नियम की सब्जी पर था, मटर पे था। विल्सन रोग, देखिए विल्सन रोग इम्पोर्टेंट है। तो यह कापर, यह एक आनुवांशिक रोग है। विल्सन भी हीमोफीलिया के तरह। तो ये शरीर में अत्यधिक मात्रा में कॉपर के संचय के कारण होता है। विल्सन रोग लक्षण नहीं है। रतौंधी, जो भी ऑप्शन रहा होगा उसके अनुसार। और मेंडल को जेनेटिक्स के जनक भी कहते हैं। ठीक है, तो बस थोड़ा सा और है, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हीमोफीलिया का लक्षण है रक्त का थक्का नहीं बनना, पोनेट स्क्वायर में क्रॉस, ये सब है। तो ये जीनोटाइप बनेंगे 4। ठीक है, आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को कहेंगे आइसोग्राफ्ट। समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण कहलाता है आइसोग्राफ्ट। वहीं विकास का सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया। भारत में शुतुरमुर्ग मिलते थे पूरा प्रसार काल में। शुतुरमुर्ग पूर्व जैसे कि था ना वेल मेसोजोइक काल में, उसी तरह से जो शुतुरमुर्ग थे वो पूरा प्रसार काल। उत्परिवर्तन अनुवांशिक गलती है। ठीक है, और जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है प्रवर्सन। जनसंख्या परिवर्तन प्रवर्सन एक आनुवांशिक विकार नहीं है एड्स। ठीक है, एड्स जो है आनुवांशिक नहीं है। 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर की अवधि के अंत में डायनासोर जो था वो क्रेटेशियस काल में समाप्त हो गया था। डायनासोर जो है वो क्रेटेशियस काल में समाप्त हो गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डुब्रीज देते हैं। उद विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। वही नूतन जीवी या सिनोजोइक जो है वो स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है। तो स्तनधारियों का महाकल्प जाना जाता है सिनोजोइक को। पृथ्वी पर एक बड़े उल्का पिंड के प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत लुइस अल्वारेज ने दिया था। उल्का पिंड अल्वारेज। ठीक है, तो उल्का पिंड गिरा, उसकी वजह से डायनासोर विलुप्त हो गया, ये कहना है अल्वारेज का। एक अवशेषी अंग है अपेंडिक्स। प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने के लिए योग्यतम की उत्तरजीविता किसका कथन है? था हर्बर्ट स्पेंसर का। ठीक है, योग्यतम की उत्तरजीविता है हर्बर्ट स्पेंसर के। किस व्यक्ति को डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहते हैं? तो ये अर्नेस्ट मेयर को कहते हैं। डार्विन ऑफ द 20वीं शताब्दी अर्नेस्ट मेयर हैं। भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास एक स्थान से शुरू होकर के वस्तुतः कुछ अन्य भौगोलिक स्थान में प्रसारित होता है, उसे कहते हैं अनुकूली विकिरण। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? अनुकूली विकिरण। भारत का कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया जाता है? तो ये है वाधमना महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल मिलता है, यह है वाधमना महाराष्ट्र में। निम्न में से यह सुझाव किसने दिया कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो सरल अकार्बनिक अणु से हुई है? तो ये कहते हैं जेबीएस हाल्डे ने कि सरल अकार्बनिक अणु से हुई है, जेबीएस हाल्डे ने।
इसी के साथ ये दोनों का तीनों चैप्टर हम लोग का समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या का उत्तर और आऊँगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।